विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ा था कि भौतिक पूंजी का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कैसे वो एमईसी से प्रभावित होती है। लेकिन आर्थिक विकास में भौतिक पूंजी के साथ साथ मानवीय पूंजी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मानवीय पूंजी निर्माण अथवा कौशल निर्माण है ना, या मानवीय पूंजी निर्माण कहें अथवा कौशल निर्माण कहें, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव शक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में विनियोग किया जाता है ताकि देश की जो जनशक्ति है वो प्राविधिक ज्ञान, योग्यता एवं कुशलता की दृष्टि से विशिष्टता को प्राप्त कर सके। मानवीय पूंजी निर्माण को ऐसे लोगों की प्राप्ति और उनकी संख्या में वृद्धि जिनके पास निपुणताएं, शिक्षा और अनुभव है तथा जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्व रखते हैं, अतः एक रचनात्मक उत्पादक साधन के रूप में यह व्यक्ति और उसके विकास पर निवेश से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से मानवीय पूंजी निर्माण से हमारा अर्थ ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है, ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है और उनकी संख्या में वृद्धि करना है जो कुशल, शिक्षित व अनुभवपूर्ण हो, जिनकी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए नितांत आवश्यकता होती है। मानव पूंजी निर्माण मानव में विनियोजन और उसके सृजनकारी तथा उत्पादक साधन के रूप में विकास से संबंधित होता है। तो मानव पूंजी में किया गया ऐसा कोई भी विनियोग जो जनशक्ति की शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि में वृद्धि करता हो, मानवीय पूंजी निर्माण का एक सक्रिय विनियोग माना जाएगा। संकुचित अर्थ में मानव पूंजी में विनियोग का अर्थ शिक्षा व प्रशिक्षण पर व्यय करना है, जबकि व्यापक रूप या व्यापक अर्थ में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने से मानवीय पूंजी में विनियोग से अर्थ लगाया जाता है। इसके पश्चात जो है मानवीय साधनों के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रोफेसर सुल्ज हुए हैं, उन्होंने मानवीय साधनों के विकास से संबंधित आवश्यक तत्व दिए हैं। उनमें उन्होंने सबसे पहला दिया है कि ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जो लोगों की जीवन प्रत्याशा, उनकी शक्ति, उत्साह व कार्य क्षमता को प्रभावित कर सके। यानी हमें मानवीय पूंजी के विकास के लिए ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़े, उनमें शक्ति आए, उत्साह व कार्य क्षमता प्रभावित हो, यानी उत्साह व कार्य क्षमता में वृद्धि हो। दूसरा उन्होंने बताया फिर कि सर्विस या नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, जिससे व्यवस्थित फर्मों द्वारा पुरानी किस्म की प्रशिक्षुता सम्मिलित होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्य के दौरान प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, उन्हें बार बार रिफ्रेशर कोर्स या वर्कशॉप आदि करवाई जाए, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो सके। फिर उनका मानना था कि जो औपचारिक शिक्षा है, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा है, उनके जो है व्यवस्थित रूप से उपलब्ध करवाना, ताकि कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसे शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े। नेक्स्ट फिर उन्होंने बताया कि जो वयस्क हैं या हमारे जो युवा हैं, उनके लिए शिक्षा कार्यक्रम जो फर्मों द्वारा व्यवस्थित रूप से नहीं किए जाते हैं, जिनमें प्रसारण कार्यक्रम भी शामिल रहते हैं। जैसे कृषि के संबंध में किसान भाइयों के लिए रेडियो पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाती है कि किस प्रकार से खाद डालनी है, कब बीज डालना है, कब पानी देना है। तो रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस प्रकार की सूचनाएं लोगों को या इस प्रकार के शिक्षा लोगों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट फिर है कि परिवर्तनशील रोजगार अवसरों से समायोजन के लिए व्यक्तियों और परिवारों द्वारा स्थानांतरण को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। जहाँ उनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है वहाँ पर उनको जाने के लिए, उनको ठहरने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ जाए और अपना जो है कार्य ठीक ढंग से कर सके। नेक्स्ट अब जो ये जितनी भी दी गई है ना परिभाषाएं, इसमें मस्तिष्क की शक्ति सम्मिलित है
और उत्पादन की समस्याओं तथा आर्थिक संस्थाओं के सर्वोत्तम संगठन पर व्यवस्थित अनुसंधान लागू करने पर आधारित है। ये जो जितनी भी जो इन्होंने आवश्यक तत्व बताए हैं, इनसे उनकी जो मानसिक विकास है वो होता है, और मानवीय पूंजी का मानवीय विकास मानसिक विकास होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, अब इससे संबंधित आर्थिक पूंजी विकास से संबंधित लोगों ने जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है वो इस प्रकार से है। जैसे साइमन कुजनेट्स ने कहा है कि औद्योगिक रूप से उन्नत राष्ट्र का प्रमुख पूंजी भंडार इसका भौतिक साजो सामान नहीं है, ये परीक्षित खोजों और अनुभविक विज्ञान के अन्वेषणों से अर्जित ज्ञान और इस ज्ञान के प्रभावशाली प्रयोग के लिए इनकी जनसंख्या की क्षमता और प्रशिक्षण है। यानी साइमन कुजनेट्स ये मानते हैं कि केवल हम मशीनें बना लें तो उन मशीनों से हम आर्थिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल नए नए अन्वेषण से, नई नई मशीनों से आर्थिक विकास नहीं हो जाता जब तक कि उस राष्ट्र की जो जनसंख्या है उसकी क्षमता और उसका जो है पूर्ण प्रशिक्षण उनको उपलब्ध नहीं हो जाता है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के वो मशीनें नहीं चलाई जा सकती, बिना उनकी जनसंख्या की क्षमता के भी मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर गैलब्रेथ के अनुसार अब हम औद्योगिक वृद्धि का बड़ा भाग अधिक पूंजी निवेश से प्राप्त नहीं करते, परंतु व्यक्तियों पर किए गए निवेश और सुधरे हुए लोगों द्वारा लाए गए सुधारों से प्राप्त करते हैं। उनका ये मानना है कि हम जो औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो सिर्फ पूंजी निवेश से प्राप्त नहीं हो रही है, उसमें लोगों का भी योगदान है कि कौन सा किस तरह से काम करता है। और आजकल हम देख भी रहे हैं, लोग नए नए इनोवेशन करते हैं, नए नए व्यापार के तरीके निकालते हैं, जिससे जो है औद्योगिक वृद्धि संभव हो पाती है। नेक्स्ट, फिर प्रोफेसर माइंट के अनुसार, माइंट ये कहते हैं कि आजकल इस बात को अधिक मान्यता दी जाती है कि बहुत से अल्प विकसित देशों के पीछे रहने का कारण बचतों की कमी उतनी नहीं है जितना कि निपुणताओं और ज्ञान का अभाव है। यानी उनका ये मानना है कि लोग प्रशिक्षित नहीं हैं, उनमें ज्ञान का अभाव है, इस कारण से जो अल्प विकसित देश हैं वो पिछड़े रह जाते हैं, जिससे उनकी संस्थानिक संरचना द्वारा पूंजी को उत्पादक निवेश में समाविष्ट करने की क्षमता सीमित हो जाती है। अगर लोगों को निपुण किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो जो उपलब्ध पूंजी है हमारे पास, उस पूंजी का वो पूर्ण उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, ने देश के निश्चित पूंजी भंडार में वहाँ के सभी निवासियों द्वारा प्राप्त की गई लाभप्रद योग्यताओं को भी सम्मिलित किया था। तकनीकी ज्ञान और कौशल समाज के अभौतिक साजो सामान का निर्माण करता है, जिसके बिना भौतिक पूंजी का उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो एडम स्मिथ का ऐसा मानना था कि जो है भौतिक पूंजी का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जबकि हम मानवीय पूंजी का विकास नहीं कर लेते हैं। और जो मार्शल हुए हैं, हमने मार्शल के मांग आदि के नियम पढ़े हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा है। तो मार्शल शिक्षा को राष्ट्रीय निवेश मानते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय निवेश है और मानव में किया गया निवेश समग्र पूंजी से जो है मूल्यवान होता है। यानी जो लोगों का हम विकास करेंगे, जो मानव का विकास करेंगे, हमारे नागरिकों का निवास करेंगे, वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। मानवीय पूंजी में निवेश का अभाव जो है अल्प विकसित देशों के धीमे विकास के लिए उत्तरदायी है, ऐसा मार्शल का मानना था। वो ये मानते थे कि विकसित देश जो है मुख्यतः दो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहला तो वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निपुणताओं का अभाव होता है। यानी हम अगर कोई उद्योग की स्थापना भी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक प्रशिक्षण या आवश्यक निपुणताएं होती है उनका हमारे यहाँ अभाव होता है। और तथा अतिरिक्त श्रम शक्ति होती है, हमारे पास श्रम शक्ति ज़्यादा मात्रा में होती है। तो अतिरिक्त जो श्रम शक्ति है का अस्तित्व महत्वपूर्ण निपुणताओं के प्रभाव के कारण होता है। अगर हम इस अतिरिक्त शक्ति को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दें तो हम अल्प विकसित देश औद्योगिक विकास तेजी से कर सकते हैं। तो मानवीय पूंजी निर्माण जो है, इन जो समस्याएं हैं जो बताइए, उनका प्रशिक्षण है, शिक्षा है आदि का जो है समाधान का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए जो व्यक्तियों में है, नागरिकों में है, आवश्यक उनको प्रशिक्षण दे करके और उनमें क्वालिटी का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्हें उत्पादन का साधन बनाया जाना चाहिए और लाभप्रद रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इससे अल्प विकसित देश न केवल अपने पिछड़ेपन से बाहर आ पाएंगे बल्कि उत्पादक अभिकर्ता के रूप में, यानी एक प्रोडक्शन एजेंट के रूप में लोगों की गुणवत्ता भी बदल जाएगी।
तो ये विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से लोगों ने बताया है कि किस प्रकार से जो है हम निवेश पूंजी मानवीय पूंजी निर्माण के द्वारा आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। अब है कि जो मानवीय पूंजी निर्माण है इसकी क्या जो है सीमाएं हैं, क्योंकि इसकी अपनी मानवीय पूंजी निर्माण की सीमाएं होती है। तो इसकी मानवीय पूंजी निर्माण की सीमाओं के अंतर्गत जो है सबसे पहले आता है कि आवश्यक मानवीय पूंजी के भंडार का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है ना। मानवीय विकास के जो प्रारंभिक चरण होते हैं उसमें विकसित देशों का विकास मानवीय पूंजी में निवेश के स्थान पर भौतिक पूंजी के निवेश पर अधिक आधारित था, परंतु अल्प विकसित देशों में विभिन्न व्यवसायों में शिक्षित व्यक्तियों के रूप में मानवीय पूंजी की आवश्यकता है, जहां उद्यमियों, व्यापारियों, अधिकारियों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, परंतु उनकी पूर्ति को बढ़ाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उनका जो मौलिक कार्य है देश के आर्थिक संगठन को अधिक उत्पादक दिशाओं में परिवर्तित करना है, न कि एक प्रदत्त संरचना में अपने को स्थापित करना है। जो दी हुई संरचना है केवल हमें उसमें ही उनको जो है स्थापित नहीं करना है। तो हमारे यहाँ अल्प विकसित देशों में इस प्रकार से प्रशिक्षित लोगों की या जो है शिक्षित लोगों की कमी है, व्यापारियों की कमी है, उद्यमियों की कमी है, प्रशासकों की कमी है, वैज्ञानिकों की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की। तो सबसे पहले इनकी हमें पूर्ति की जानी चाहिए। दूसरा जो फिर इसकी समस्या है वो है कि मानवीय पूंजी निर्माण की वृद्धि दर जो है वो अस्पष्ट होती है। मानवीय जो पूंजी की जो संचय दर है वो न केवल श्रम शक्ति की वृद्धि दर से अधिक होना चाहिए, यानी जो श्रम शक्ति की वृद्धि दर है उससे ज़्यादा होना चाहिए मानवीय पूंजी संचय की दर, बल्कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भी अधिक होना चाहिए। उसको अर्थव्यवस्था की हमारी जो वृद्धि दर है उससे भी अधिक होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की तुलना में मानवीय पूंजी में वार्षिक वृद्धि का अनुपात 3:1 की भांति बड़ा होना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। अथवा उन देशों में और भी बड़ा होना चाहिए जहां विदेशी नागरिकों को विकासशील देशों के नागरिकों द्वारा प्रतिस्थापित करना है ना। जहाँ विदेशी नागरिकों के रूप में विकासशील देशों से नागरिकों को प्रतिस्थापित करना है, वहाँ ये रेशियो और ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं उनके द्वारा विकास के विभिन्न सोपानों पर वांछित मानवीय पूंजी के भिन्न विकास दर खोजने का कोई लाभ नहीं है। अधिकांश अल्प विकसित देश शिक्षा का स्तर सुधारने में असफल रहते हैं। हम यहाँ संस्थाएं तो खोल देते हैं, लेकिन उन संस्थाओं में शिक्षा का स्तर नहीं सुधर पाता है। उच्च शिक्षा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, जिससे हायर सेकेंडरी और कॉलेज स्तर पर बहुत सी असफलताएं हमारे सामने आती है। नेक्स्ट है फिर जो ये शिक्षा का स्तर है इसमें जो गिरावट है वो पूर्व स्नातक जो है कि दक्षता कम हो जाती है। जैसे अगर आपने सही तरीके से आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसमें बच्चों को कुछ सवाल रटने होते हैं और वो पास हो जाते हैं, वो संपूर्ण शिक्षा बुक्स के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं और केवल कुछ प्रश्न पढ़ करके और पास हो जाते हैं, तो इससे उनकी दक्षता कम हो जाती है। और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में नियुक्त जो स्नातक हैं आर्थिक विकास के लिए गतिशील नेतृत्व के निर्माण में अच्छे परिणाम नहीं दर्शा पाते हैं, जिससे मानवीय साधन व्यर्थ हो जाते हैं। और इसके अलावा जो कृषि शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसे देशों में सेवा के दौरान प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था भी नहीं होती है कि सेवा करते हुए भी वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है फिर कि मानवीय पूंजी निर्माण के जो हैं वो मापदंड क्या है। उस मापदंड के अंतर्गत दो तरह के मापदंड लिए जाते हैं। पहला लिया जाता है कि प्रतिफल दर का मापदंड, द रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया, क्योंकि मानवीय पूंजी निर्माण की जो दर है उसका माप करना और विशिष्ट रूप से शिक्षा में विनियोजन की उत्पादकता की गणना करना एक बहुत ही कठिन और जटिल समस्या होती है। इन जटिल समस्या के बावजूद अर्थशास्त्रियों ने मापदंड प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें जो पहला मापदंड उन्होंने प्रस्तुत किया है वो कहते हैं कि प्रतिफल दर का मापदंड, यानी जो विनियोग के रूप में शिक्षा के दो अंश हो सकते हैं। पहला तो भावी उपभोग अंश तथा भावी अर्जन अंश, यानी फ्यूचर कंजप्शन कंपोनेंट और फ्यूचर अर्निंग कंपोनेंट। इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि कुशलता एवं ज्ञान में विनियोग करने पर इसमें भावी अर्जनों में बढ़ोतरी होती है। अगर आज हम शिक्षा पर खर्च करते हैं
तो भविष्य में हमें उनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। जबकि शिक्षा से प्राप्त आत्मसंतुष्टि, इसका उपभोग अंश है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो वर्तमान में तो उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं शिक्षित हो गया, लेकिन वो भविष्य में देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इस प्रकार से जो भावी उपभोग अंश और भावी अर्जन अंश दोनों के रूप में हमें प्राप्त होता है। चूंकि जो उपभोग अंश के रूप में शिक्षा राष्ट्रीय आय के योग में सम्मिलित नहीं होती है, इसलिए शिक्षा के विनियोजन के प्रतिफल की गणना करते समय केवल इसके भावी अर्जन के अंश पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए कि भविष्य में इससे हमें क्या प्राप्त होगा। इसका तरीका ये हो सकता है कि एक जैसे जो पैसे हैं या एक जैसी जो सर्विसेज हैं में लगे ऊंची शिक्षा प्राप्त लोगों की औसत जीवनकालिक कमाई की तुलना कम शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की औसत जीवनकालिक कमाई से की जाए। ऐसा हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी जो है 12वीं पास है और वो 4th क्लास लग जाता है, तो और एक आदमी जो है 8वीं पास है और वो 4th क्लास लगता है। जो आदमी 8वीं पास है और 4th क्लास लगा है वो जब तक रिटायर होगा तब तक 4th क्लास ही रहेगा, जबकि जो 12वीं पास व्यक्ति 4th क्लास लगा है जब वो रिटायर होगा तब तक वो LDC, UDC या प्रशासनिक अधिकारी तक बन सकता है। तो इस प्रकार से उन दोनों की जीवन की कमाई में अंतर होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। भविष्य में जो है अर्जन का अंश किसका ज़्यादा होगा? जो व्यक्ति पहले से शिक्षा ज़्यादा प्राप्त है उसका अर्जन ज़्यादा होगा। लेकिन इस मापदंड में भी अनेक कठिनाई आती है कि इसमें केवल हम प्रत्यक्ष भौतिक लाभों या मौद्रिक लाभों को ही माप सकते हैं, जबकि जो शिक्षा की बाहरी मितव्ययताएं हैं, जैसे शिक्षा के स्तर में सुधार के कारण देश को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होते हैं उसकी हम गणना नहीं कर पाते हैं। और दूसरी इसकी कठिनाई है कि मनुष्य की जो अर्जन शक्ति है पर केवल उसकी डिग्रियों का ही प्रभाव नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि कई लोग जो है अनपढ़ हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा व्यवसाय किया है, बल्कि उसकी व्यक्ति की जो योग्यता है, अनुभव है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, वह जो कार्य का प्रशिक्षण है आदि का भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो व्यक्ति बचपन से अगर मान लीजिए उसके घर में किसी प्रकार का काम चल रहा है और उस कार्य को वह व्यक्ति करता है तो वो धीरे धीरे उस कार्य में निपुण हो जाता है और एक वो पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है। तो इसको भी हम इस मापदंड के अंतर्गत नहीं माप सकते। तीसरा फिर है कि कौशल निर्माण हेतु जो विनियोजन हम करते हैं तो उसके जो प्रतिफल हैं केवल संबद्ध व्यक्तियों की आय को ही नहीं बढ़ाते बल्कि अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। अगर हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, उनके कौशल निर्माण में वृद्धि करते हैं तो वो केवल खुद की आय नहीं बढ़ाते, वो खुद की आय के साथ साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो कुल उत्पादन क्षमता है उसमें भी वृद्धि करते हैं। चौथा इस मापदंड में ये है कि जो विविध वर्ग हैं उनके सामूहिक प्रयत्नों का सही आकलन नहीं हो पाता। सामूहिक रूप से हम आकलन नहीं कर सकते कि हमने इतने लोगों को शिक्षित किया था तो इन सभी लोगों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। और ये जो मापदंड है वो इस बात की जानकारी भी हमें उपलब्ध नहीं कराता है कि आर्थिक विकास के लिए कितनी और किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। इससे ये पता नहीं चलता कि कितनी शिक्षा की आवश्यकता है या किस प्रकार की शिक्षा लोगों को दी जाए। दूसरा जो इसका मापदंड है वो है कि सकल राष्ट्रीय आय में हम शिक्षा के योगदान द्वारा समझ सकते हैं। तो इस मापदंड के अनुसार जो शिक्षा में विनियोजन करने पर या शिक्षा में विनियोग करने पर एक निश्चित काल में सकल राष्ट्रीय आय में जितनी वृद्धि होती है उसका आकलन कर लिया जाता है कि हमने इतना जो है शिक्षा पर खर्च किया और उससे राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि हुई है। जो प्रोफेसर सुल्ज हैं उन्होंने 1900 से लेकर के और 1956 की अवधि में अमेरिका में इस मापदंड का प्रयोग किया था और करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो भौतिक पूंजी है यानी मशीनें हैं, उपकरण हैं आदि में विनियोग करने की अपेक्षा शिक्षा में विनियोग करने पर 3.5 गुना यानी 3.5 गुना अधिक योगदान प्राप्त होता है। भारत में भी इस मापदंड का प्रयोग प्रोफेसर पंचमुखी द्वारा शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण की दृष्टि से किया जा चुका है। अब जो ये मापदंड है ये शिक्षा पर प्रतिफलों के अनुमानों की अपेक्षा इसके जो अनुमान है वो अधिक वास्तविक है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर जो शिक्षा में किए गए निवेश के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का माप करता है कि भाई हमने शिक्षा पर जो है बजट में मान लीजिए GDP का 10% खर्च किया तो उससे हमारी राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई। तो ये शिक्षा पर किए गए निवेश का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को व्यक्त करता है।
फिर कि ये है कि जो शिक्षा की, ये जो है शिक्षा की अवसर लागत पर आधारित है। यानी इसमें जो है विद्या अध्ययन या शिक्षा के दौरान विद्यार्थी जीवन में परित्यक्ता आय और शिक्षा पर किए गए व्यय दोनों का हिसाब लगाया जाता है कि भी जब वो विद्यार्थी जीवन में था तब उसने इस पर कितना खर्च किया और बाद में उसने इससे कितना प्राप्त किया। लेकिन इसमें कठिनाई ये आती है कि परित्यक्ता आय की गणना करना बहुत ही कठिन होता है। तो इस प्रकार से आज हमने मानवीय जो पूंजी निर्माण है उसका अर्थ, उसकी समस्याएं, उससे संबंधित परिभाषा तथा उसकी सीमाओं के साथ साथ मानवीय पूंजी निर्माण को मापने के मापदंडों से संबंधित अध्ययन किया है।